हम पाचन की जो क्रियाविधि पढ़ रहे थे, उस पाचन की क्रियाविधि के इस वीडियो सेकंड के अंदर हम ये देखते हैं कि छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि मुख गुहा के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मुख गुहा और आमाशय के अंदर भोजन के पाचन की क्रियाविधि को देखा था। मुख गुहा में जब भोजन का पाचन होता है तो मुख गुहा के अंदर भोजन के पाचन के समय लार जीव के द्वारा उसमें मिलाई जाती है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम जो टॉयलिन एंजाइम जो एमाइलेज प्रकृति का होता है वो स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। साथ में दांतों के द्वारा यांत्रिक पाचन की जो क्रियाविधि संपन्न होती है, तो वहाँ पर जीव के द्वारा लार को भोजन में मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का जो रूप बनता है जिसको हम बोलते हैं बोलस। ये बोलस ग्रसनी ग्रासनाल द्वारा निगलकर आमाशय के अंदर पहुंचता है। आमाशय का जो सबसे बड़ा भाग होता है जिसे फंडस बोलते हैं, फंडस की में उपस्थित जो जठर ग्रंथियां होती हैं, ये जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावन होता है। और जठर रस जो कि एक अम्लीय प्रकृति का, एसियल के कारण अम्लीय प्रकृति का पाचक रस होता है, जिसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। आमाशय के अंदर लगभग प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो आमाशय के अंदर जो जठर रस भोजन में मिक्स होता है, जिसके फलस्वरूप आमाशय में आया हुआ बोलस काइम के अंदर बदल जाता है। किसमें बदलेगा? काइम के अंदर। तो काइम, आमाशय में भोजन आया बोलस के रूप में, और भोजन के पाचन के बाद बनने वाला जो रूप है जिसे काइम कहते हैं, ये काइम आमाशय के अंतिम भाग जिसे पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक भाग में उपस्थित इस पाइलोस रंध्र के द्वारा ये ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में पहुंचता है। पाइलोरस रंध्र पर उपस्थित जो वाल्व होता है जिसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं, ये पाइलोरिक कपाट भोजन के आमाशय में भोजन के पाचन के बाद जो भोजन है काइम के रूप में, उसे ग्रहणी में तो आने देता है, लेकिन ग्रहणी से वापस आमाशय में जाने से रोकता है। अब जैसे ये काइम ग्रहणी में पहुंचा, ग्रहणी के अंदर, ग्रहणी की दीवार में उपस्थित विशेष प्रकार की जो ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं ब्रूनर की ग्रंथि, इस ब्रूनर की ग्रंथि के द्वारा क्षारीय प्रकृति की श्लेष्मा का स्रावन होता है। किसका? क्षारीय प्रकृति का जो पदार्थ है श्लेष्मा, म्यूकस का स्रावन होता है। ये म्यूकस, क्योंकि हम जानते हैं काइम एक अम्लीय था, उस अम्लीयता के प्रभाव से ग्रहणी की दीवार को नष्ट होने से बचाता है। कौन? ब्रूनर द्वारा, ब्रूनर की ग्रंथि द्वारा स्रावित क्षारीय प्रकृति का श्लेष्मा। तो देखिए, क्षारीय प्रकृति का जो श्लेष्मा स्रावित होता है, ये ग्रहणी की जो दीवार होती है उस दीवार को अम्लीयता के प्रभाव से बचाता है। इसके बाद आप देखिए, ग्रहणी की वित्तीय कोशिकाओं के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से एक है कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, और दूसरा है सिक्रिटिन ऑफ पैंक्रियोजाइमिन। सिक्रिटिन के बारे में हम जानते हैं, ये पहला हार्मोन है। कोलिसिस्टोकाइनिन के प्रेरण से यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावन होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन के प्रेरण से यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावन होता है, जबकि सिक्रिटिन और पैंक्रियोजाइमिन के प्रेरण से अग्नाशय ग्रंथि द्वारा अग्नाशय रस का स्रावन होता है। तो कॉम्पिटिशन में कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं कि ब्रूनर की ग्रंथि का क्या कार्य है, इसके अलावा अग्नाशय रस का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा किसके प्रेरण से होता है, ठीक है, और पित्तरस का स्रावन किसके प्रेरण से होता है। तो इस तरीके से एग्जाम में कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास देखिए, कोलिसिस्टोकाइनिन के प्रेरण से यकृत ने पित्तरस का स्रावन कर दिया, और सिक्रिटिन और पैंक्रियोजाइमिन के प्रेरण से अग्नाशय ग्रंथि ने अग्नाशय रस का स्रावन किया। तो अब हमें इन दोनों रसों के बारे में बात करेंगे कि यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस का क्या कार्य है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित अग्नाशय रस का स्रावन, अग्नाशय रस का क्या कार्य है। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पित्तरस की। पित्तरस एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है। क्षारीय है तो इसका pH 7 से ज्यादा, यानी समथिंग 8 से लेकर के 9 तक होता है, और ये इसका स्रावन कोलिसिस्टोकाइनिन के प्रेरण से हुआ था। पित्तरस में क्या क्या चीजें, इसका संगठन क्या है देखो। पाचक रस, हम जानते हैं यकृत में पाचक रस एब्सेंट होते हैं, अर्थात यकृत द्वारा किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं होता है। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। यकृत सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है जो कि उत्सर्जी पदार्थों का, यकृत के पित्त वर्णकों का स्रावन करते हैं, कुछ लवणों का भी स्रावन ही करता है। अब देखिए, पाचक एंजाइम इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक
यकृत में पाए जाने वाले रंग यानी कि वर्णक, रंगा कणिकाएं, ये जो पित्त वर्णक है यकृत के एक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो मलमूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थों की बात करें तो इसमें एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं हम यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक ऐसा यकृत का अपशिष्ट या उत्सर्जी पित्त वर्णक है जो कि मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट लिखा हमने यूरिनॉइड। जो फ्रेश यूरिन हम बाहर छोड़ते हैं उसके अंदर बदबू आती है, तो बदबू किसके कारण आती है? वो आती है यूरिनॉइड के कारण। ठीक है, जबकि पित्तरस का जो हरा पीला रंग होता है वो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के कारण होता है। इसके अलावा जो स्टरकोवलिन है, डेकॉल है, इनके कारण मल का एक विशेष रंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पित्तरस के अंदर पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त लवण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पित्त अकार्बनिक लवण और दूसरे होते हैं कार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवणों की यदि अपन बात करें तो अकार्बनिक लवणों जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आदि, हम ये जानते हैं कि आमाशय में जो भोजन का पाचन का जो माध्यम था वो अम्लीय था, लेकिन गृहिणी में जो भोजन का पाचन होगा वो क्षारीय माध्यम में होता है। अतः आमाशय से कायम में उपस्थित अम्लीयता को नष्ट कर ये दोनों की दोनों अकार्बनिक जो पित्त लवण होते हैं वो उसको क्या बनाते हैं? क्षारीय बनाते हैं। ठीक है, अब आप ये मानिए यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पित्त रस में से अकार्बनिक लवणों को नष्ट कर दिया जाए या पित्त लवण में से अकार्बनिक लवण एब्सेंट हो तो भोजन के पाचन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम ये कहेंगे कि भोजन के पाचन की क्रिया छोटी आंत में नहीं होगी, क्योंकि छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है उसका माध्यम होगा क्षारीय, और वो क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य किसका होता है? अकार्बनिक लवणों का होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है कार्बनिक लवण, जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, टारोकोलेट, ये सब क्या है? कार्बनिक लवण होते हैं। और कार्बनिक लवणों का एक ही कार्य होता है, वसा का पायसीकरण करना। हमने देखा आमाशय के अंदर HCl के द्वारा भी वसा का आंशिक पायसीकरण होता है, जबकि अधिकांश पायसीकरण की क्रिया कार्बनिक लवणों के द्वारा होती है। ठीक है, और कार्बनिक लवणों के द्वारा जो पायसीकरण होता है, इस पायसीकरण का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित जो अग्नाशय लाइपेज एंजाइम है वो हमेशा पायसीकृत वसा पर ही कार्य करेगा। इसका मतलब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त लवणों में से कार्बनिक लवणों को हटा दिया जाए तो भोज्य पदार्थों के पाचन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम ये कहेंगे कि वसा का पाचन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वसा का पाचन करने के लिए जो लाइपेज एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा आता है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम पायसीकृत वसा पर ही कार्य करेगा। तो यदि ये एब्सेंट हो जाए तो वसा का पाचन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कई बार क्या होता है, आप देखा होगा गाल ब्लेडर के अंदर स्टोन बन जाती है, मरीज के अंदर गाल ब्लेडर में स्टोन बन जाती है, तो उस स्थिति में गाल ब्लेडर को रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने के बाद उस पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वसा का कम से कम सेवन करें, क्योंकि लाइपेज एंजाइम कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो कार्बनिक अम्लों का मुख्य कार्य क्या हुआ? वसा का पायसीकरण करना, जिससे कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम अपना कार्य कर सके। यहां तक क्लियर हुआ? अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अग्नाशय रस क्या होता है। तो आप ये देखिए अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। साथ साथ हमने बोला था कि अग्नाशय ग्रंथि का 99% भाग बहिस्रावी होता है। इसका मतलब अग्नाशय ग्रंथि सेकंड नंबर की लार्जेस्ट बहिस्रावी ग्रंथि भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहिस्रावी भाग के अंदर जो विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं एसिनस कोशिकाएं, वो एसिनस कोशिकाएं अग्नाशय रस अर्थात पाचक रस का स्रावन करती हैं। तो आप ये देखिए सिक्रिटिन और पेंक्रियोजाइमिन के प्रेरण से अग्नाशय ग्रंथि की जो एसिनस कोशिकाएं होती हैं वो पाचक रस अग्नाशय रस का स्रावन करती हैं। अग्नाशय रस के अंदर विभिन्न प्रकार के इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, निष्क्रिय एंजाइम होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। हमने बोला था जिस वर्ड के पीछे, शब्द के पीछे नोजन शब्द जुड़ा होता है या जिसके आगे प्रो शब्द जुड़ा होता है
वो कौन से एंजाइम होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो आप ये देखिए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सब के सब निष्क्रिय एंजाइम है। अतः ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है, जबकि ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन में बदला, ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर रहा है, और यही एंजाइम प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडोज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में चेंज करता है। यदि हम तीनों के कार्य की बात करें, इन सभी एंजाइमों का कार्य क्या है, तो देखिए ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये पेप्टोन्स, क्योंकि हमने देखा था आमाशय के अंदर जो प्रोटीन का पाचन हुआ था, उस प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनाई थी। तो वो जो पेप्टोन्स हैं, वो पेप्टोन्स ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में चेंज हो जाते हैं, जबकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज इस छोटी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, इनको ये एमिनो अम्लों में बदल देता है। तो इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा अग्नाशय रस के अंदर पाए जाने वाले कुछ एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, अग्नाशय रस में उपस्थित जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च का पाचन करेगा। हमने देखा आमाशय के अंदर स्टार्च का पाचन नहीं होता है। मुख गुहा में जो टॉयलिन एंजाइम था वो एमाइलेज प्रकृति का एंजाइम है। एमाइलेज प्रकृति का हम जानते हैं मुख गुहा में भोजन आंशिक कम समय के लिए रुकता है, सीमित समय के लिए रुकता है। इस कारण जो टॉयलिन एंजाइम था उसने स्टार्च का आंशिक पाचन किया था, यानी हल्का कम पाचन हुआ था। अतः स्टार्च का पूरा पाचन या एमाइलेज एंजाइम जो कि अग्नाशय रस में उपस्थित है, ये इसको बदल देता है किसमें, माल्टोज के अंदर। ये डाइसैकेराइड होता है जबकि स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। इसी प्रकार अग्नाशय रस में उपस्थित जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये लाइपेज एंजाइम किस पर कार्य करेगा, पायसीकृत वसा पर, पायसीकृत वसा इस पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। इसी प्रकार अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं न्यूक्लियस प्रकृति के एंजाइम। ये न्यूक्लियस प्रकृति के जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए और आरएनए का अपघटन करते हैं, डीएनए और आरएनए का अपघटन करते हैं, जिससे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4। तो इस प्रकार आमाशय अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जब पूरा पाचन हो जाता है, हमने क्या पढ़ा, ग्रहणी में पित्तरस और अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उस काइम को चेंज कर देते हैं काइल में। तो हमने देखा कि ग्रहणी के अंदर कौन आया था, काइम। इस काइम के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक रस मिक्स हो जाते हैं, कहां से आए, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित, जिससे ये काइम चेंज होता था काइल में, CHYLE, काइल में बदल जाता है। अब ये काइल सीधा कहां जाएगा, छोटी आंत की अंतिम भाग अर्थात इलियम के अंदर, अर्थात इलियम में। अब आगे पढ़ते हैं अपन इलियम के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। देखिए इलियम के अंदर जो भोजन के पाचन की क्रिया है वो कैसे होती है, आप ध्यान से देखें कि आमाशय में भोजन का ग्रहणी के अंदर जो भोजन की जो पाचन की क्रिया हुई थी, भोजन के पाचन के फलस्वरूप क्या बना था, काइल। ये काइल जैसे ही इलियम भाग में पहुंचता है, इलियम में प्रवेश करते ही इलियम की आंतरीय कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का स्रावन करती हैं। कौन कौन से पाचक एंजाइम है, आप ये देखिए। सबसे पहले सुक्रेज एंजाइम, ये सुक्रोज अर्थात शर्करा का पाचन कर उसे ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है।
ये क्या डाइसैकेराइड, ये दोनों कौन से हुआ मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसी तरीका से माल्टेज एंजाइम, हम जानते हैं मुख्य गुहा के अंदर स्टार्च का आंशिक पाचन हुआ था, शेष बचा हुआ स्टार्च का पाचन किसने किया, अग्नाशय ग्रंथि ने किया। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा पचने के बाद, स्टार्च के पाचन होने के बाद बनने वाला जो माल्टोज है डाइसैकेराइड, ये इस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लैक्टेज एंजाइम जो दुग्ध में पाए जाने वाली शर्करा है जिसे बोलते हैं लैक्टोज, ये लैक्टोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था मुख्य गुहा में जब स्टार्च का पाचन हुआ था तो स्टार्च को उसने माल्टोज व सीमित मात्रा में डेक्स्ट्रिन के अंदर बदला था। तो यहां पर डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम उस सीमित मात्रा में बनने वाले डेक्स्ट्रिन का अपघटन कर उसे ग्लूकोज में बदल देता है। इसके अलावा एमिनोपेप्टिडेज जो प्रोटीन के पाचन से कुछ अणु रह गए थे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रह गई थी, उसका पाचन कर उसे एमिनो अम्ल में बदल देता है, जबकि लाइपेज एंजाइम शेष बची वसा का पाचन कर उसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन संपन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें 4 प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जिनमें ग्लूकोज, इसके अलावा एमिनो अम्ल, इसके अलावा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ये 4 प्रकार के पोषक पदार्थों का निर्माण होता है जिन्हें शरीर के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषण की क्रिया होती है। इसका मतलब भोजन के संपूर्ण पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूरी होगी। छोटी आंत के इलियम भाग के अंदर ही जो अंतः जो दीवार होती है उसके अंदर सूक्ष्मांकुरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, वहां पर इन सभी पोषक पदार्थों का अवशोषण भी कर लिया जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में भोजन के पाचन की क्रियाविधि आहार नाल के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है।